हेलो प्यारे बच्चों, बूस्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा और ओम का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा से। तो जितने भी स्क्रीन पर ये डिवाइसेज दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी विद्युत धारा से ही संचालित होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रिक करंट से ही संचालित होते हैं। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगा तो ये सभी जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं किसी भी काम के नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को ही समझेंगे। तो विद्युत धारा होता क्या है? तो जो विद्युत धारा होता है वह आवेशों का प्रवाह होता है। यानी अगर किसी भी चालक से आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तो हो गया। अब इसका अगर मान ज्ञात करना हो, अगर विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं? तब लिखते हैं आई इजकल टू क्यू अपान टी। आई क्या है? विद्युत धारा है। क्यू क्या है? क्यू आवेश है और टी समय है। इस आधार पर अगर हम लोग को परिभाषा बताना हो विद्युत धारा का तो क्या बोलेंगे कि चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जो भी अपान के नीचे रहेगा उसको एकांक लिया जाता है। तो क्या बोलेंगे कि चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया क्लियर? जो विद्युत धारा होता है वह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। यानी अगर हम लोग को विभिन्न धाराओं को जोड़ना हो तो क्या करेंगे, हम लोग बस प्लस माइनस चिन्ह पर ध्यान देते हुए इन सभी को जोड़ सकते हैं। दिशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि यहाँ पर जब हम लोग विद्युत धारा को किसी सर्किट में दर्शाते हैं तो तीर का प्रयोग करते हैं। तीर क्या दर्शाता है? तीर धनावेश के प्रवाह को दर्शाता है, धनावेश की दिशा को दर्शाता है। फिर भी इसको हम लोग अदिश मानते हैं क्योंकि यह अदिश के नियमों का ही पालन करता है। हो गया क्लियर? तो भले ही तीर से हम लोग विद्युत धारा को दर्शाते हैं, हम लोग को यह कन्फ्यूज नहीं होना है कि यह एक सदिश राशि है, बल्कि यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। चलिए अब अगर हम लोग इसके मात्रक और विमा की बात करें तो मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो आई इक्वल टू क्यू अपान टी था उसमें लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग को आई का मात्रक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? आई का मात्रक बराबर हो जाएगा क्यू का मात्रक और अपान टी का मात्रक। क्या करेंगे? लिखेंगे क्यू का मात्रक अपान टी का मात्रक। हम लोग जानते हैं कि क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक होता है कुलाम। तो आई का मात्रक लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे कुलाम, और चूंकि टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे कुलाम प्रति सेकेंड। इस तरह से अगर हम लोग को विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो, मात्रक ज्ञात करना हो, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर भी कहते हैं और इसको हम लोग मूल राशि मानते हैं। यानी जो विद्युत धारा है उसको हम लोग मूल राशि मानते हैं और जो एम्पियर है वो क्या है? वह मूल मात्रक है। हो गया क्लियर? यानी कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं। चलिए अब अगर हम लोग को इसका बीमा ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? बीमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बीमा ज्ञात करने के लिए फिर से हम लोग उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे आई इजकल टू, क्या लिखना है? आई इजकल टू क्यू अपान टी। और यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे आई की बीमा। क्या लिखना है? आई की बीमा बराबर हो जाएगा क्यू की बीमा और अपान टी की बीमा। क्या लिखना है? क्यू की बीमा अपान टी की बीमा। क्यू की बीमा क्या होती है? क्यू की बीमा होता है ए इंटू टी। क्या हो जाएगा? ए इंटू टी होगा। और फिर स्मॉल टी की बीमा क्या होगी? स्मॉल टी की बीमा हो जाएगी टी। अब यहाँ पर हम लोग टी से टी काट देंगे और क्या बचेगा? ए बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यह गलती कर रहे हैं कि इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे अगर हम लोग को विद्युत धारा का बीमा पूछे तो चूंकि इसको मूल राशि माना गया है, आई को क्या माना गया है? मूल राशि माना गया है, और मूल राशि के लिए हम लोग अलग से एक एक बीमा का निर्धारण पहले से ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर आई का निर्धारण जो बीमा माना गया है वो क्या माना गया है? ए माना गया है। हो गया क्लियर? तो इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग को याद कर लेना चाहिए कि आई की बीमा यानी विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो क्या होता है? ए के बराबर होता है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है किसी बिंदु पी से क्यू की ओर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो कितनी विद्युत धारा किस धारा में प्रवाहित होगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो चलिए सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको लिख लिया जाए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10⁻9 है। अब अगर हम लोग को आवेश ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि Q इजकल टू होता है एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 10⁻9 है। उसके बाद से ई का मान क्या होता है जानते ही हैं। यहाँ पर होता है ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या लिखेंगे? 10⁻6 और इंटू 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर होता है। अब यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू
10⁻⁻10 बचेगा। यहाँ पर +9 था और यहाँ पर -19 है। 19 में से 9 हटा देंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव वाला बड़ा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। इतना कूलाम आवेश मिल गया। अब अगर हम लोग को विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो, आई का मान ज्ञात करना हो, तो टी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और टी का मान यहाँ पर दे दिया है। टी का मान कितना है? टी बराबर दे दिया गया है 10⁻³ सेकेंड। इतना टाइम दे दिया गया है। अगर हम लोग को विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो तो सीधे लिखेंगे I = Q/T। क्या लिखना है? I = Q/T। यहाँ पर Q का मान दिया गया है, कितना हम लोग को प्राप्त हुआ था? Q का मान मिला है 1.6 × 10⁻⁻10। समय कितना है? समय दे दिया गया है 10⁻⁻3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻, यहाँ पर -10 है, और जब नीचे से -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, कितना होगा? -10 था पहले से, और नीचे से जब -3 ऊपर जाएगा तो यह +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग +3 लिख देते हैं। तो अब लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर के बराबर इसमें धारा प्रवाहित होगी। हो गया क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया अगला टॉपिक है धारा घनत्व। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? धारा देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे धारा घनत्व। तो यहाँ पर परिभाषा क्या दिया गया है कि किसी चालक के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कोई चालक है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। यहाँ पर कोई चालक ले लिए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माना जाए? ए है। तो इसके अभिलंबित गुजरने वाला जो विद्युत धारा होगा उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल में जितना भी धारा प्रवाहित होगी उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर धारा घनत्व को हम लोग दर्शाते हैं जे से। किससे दर्शाएंगे? इसको हम लोग दर्शाते हैं जे से, और जे बराबर होता है I/A। क्या लिखते हैं? जे बराबर होता है I/A। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रत्येकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल से जो भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर एकांक ले लिया जाए तो जितनी भी धारा प्रवाहित होगी एकांक क्षेत्रफल से उसी को धारा घनत्व कहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे वहाँ पर विद्युत धारा क्या था? एक सदिश राशि थी, लेकिन जो यहाँ पर धारा घनत्व है वह क्या है? जो यहाँ पर विद्युत धारा थी वह एक अदिश राशि थी, लेकिन यहाँ पर जो धारा घनत्व है वह क्या है? एक सदिश राशि है। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? सदिश राशि मानते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? सदिश के नियमों का ही पालन कराएंगे इसको कोई भी कैलकुलेशन करते समय। हो गया क्लियर? अब यदि यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर बोला गया था कि लंबवत गुजरने वाली, यानी अगर धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद से लंबवत गुजर रही है तब तो जे का मान हम लोग लिख सकते हैं कितना? जे बराबर हो जाता है किसके बराबर? I/A के बराबर होता है। अब यदि यह जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है अगर यह लंबवत न होकर कुछ कोण बनाए, यानी चालक को अगर तिरछा काटा गया हो, तब क्या करेंगे? तब जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसका क्षैतिज घटक लेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोण कितना बना रहा है, यह मान लेते हैं कि कोण थीटा बना रहा है। यहाँ पर अगर कोण थीटा बना रहा हो तब अगर जे का मान ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? जे बराबर हो जाएगा I/A cos थीटा। क्या हो जाएगा? I/A cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग को I का मान ज्ञात करना हो, अगर I लिखना हो तब क्या करेंगे? I बराबर हो जाएगा J/A cos थीटा के बराबर होगा। यानी जो विद्युत धारा का मान होता है वह धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर यहाँ पर cos थीटा से गुणा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं J यहाँ पर क्या लिखना है? एक मिनट, यहाँ पर हम लोग I का मान लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर I बराबर हो जाएगा वेक्टर J और डॉट वेक्टर A। हो गया क्लियर? यानी अगर इस आधार पर हम लोग को विद्युत धारा का परिभाषा बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को धारा विद्युत धारा कहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब इसका मात्रक और बीमा ज्ञात कर लिया जाए। तो अगर मात्रक हम लोग को ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फिर से वही काम करना है। क्या करना है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे J = I/A। अब यदि जे का मात्रक लिखना हो तो लिखेंगे जे का मात्रक बराबर I का मात्रक बटा A का मात्रक। I का मात्रक बटा A का मात्रक। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर होगा। और यहाँ पर जो A का मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो चूंकि अपान में है तो लिखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर?
इसी तरह से अगर हम लोग को बीमा ज्ञात करना हो तो बीमा ज्ञात करना भी बहुत आसान है। बीमा ज्ञात करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए लिखेंगे जे की बीमा, क्या लिखना है, जे की बीमा बराबर आई की बीमा, आई की बीमा अपान ए की बीमा, अपान ए की बीमा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आई की बीमा क्या होती है, आई की बीमा होती है ए, कितनी होगी ए। और यहाँ पर जो ए की बीमा है वो किसके बराबर होता है, चूंकि क्षेत्रफल है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की बीमा हम लोग लिखते हैं एल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। अगर इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एल रेज टू पावर -2, यानी इसकी बीमा यानी धारा घनत्व की बीमा हम लोग यह लिख सकते हैं। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, हाँ अगला हम लोग को कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बल्कि धारा घनत्व पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया गया है कि किसी तार की अनुप्रस्थ काट 4 × 10⁸ वर्ग मीटर है। यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो धारा घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, धारा घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे, जो भी पहले आंकड़े दिए गए उसको पहले लिख लिया जाए। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, जो क्षेत्रफल है उसका मान कितना है, इसका मान दे दिया गया है 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। इतना हम लोग को ए का मान दे दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है। यहाँ पर धारा का मान कितना दिया गया है, विद्युत धारा का मान दिया गया है 5 एम्पियर, कितना है, 5 एम्पियर के बराबर विद्युत धारा का मान है। अब अगर हम लोग को धारा घनत्व ज्ञात करना है तो जानते हैं कि जे बराबर होता है आई अपान ए, क्या होगा, जे बराबर होगा आई अपान ए। आई का मान कितना है, आई का मान दे दिया गया है 5 एम्पियर, कितना है, 5 एम्पियर। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे दिया गया है 4 × 10⁸। अगर सॉल्व किया जाए तो अगर 5 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 5 में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा 1 हो गया, फिर एक हासिल बचा है, एक शेष बचा है, 10 लगा देंगे 10 बन जाएगा, 4 दूना हो गया 8, उसके बाद फिर से 2 बचा है, 2 के बाद 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा, 4 पचे हो गया 20। उसके बाद से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁴, यहाँ पर +8 था लेकिन जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -8। इतना धारा घनत्व हम लोग को प्राप्त होगा। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है धातुओं में चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी किस तरह से किसी धातु में किस धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग समझेंगे। तो चूंकि धारा प्रवाहित करने के लिए किसी न किसी आवेश वाहक की आवश्यकता होती है। जैसे अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में जो आवेश वाहक होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अगर हम लोग विद्युत अपघट्ट की बात करें तो विद्युत अपघट्ट में जो आवेश वाहक होते हैं वो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग वायु में जैसे मान लीजिए विद्युत विसर्जन हो रहा है, उसमें अगर हम लोग आवेश वाहक की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, उसमें धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम लोग धातु के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं उन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, और बल का मान बहुत कम होने के कारण ये अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर धातु की परिसीमा में ही गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग जब किसी धातु की चाल जब धातु के सिरों के बीच हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो जो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करने लगेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यह गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा, और जब आवेश स्थानांतरित होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हो गया क्लियर, यानी धातु में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण इसका है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वह क्या होगा, वह वस्तु अचालक होगी, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है उष्मी वेग। उष्मी वेग क्या होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को उष्मा देते हैं यानी उसको हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो जो उसके परमाणु होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, ब्राउनियन गति करने लगते हैं। क्योंकि अगर ठोस वस्तु है तो उसमें तो जो परमाणु होंगे, अणु होंगे, सिर्फ वाइब्रेशन ही करेंगे, कंपन ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यादृच्छिक गति करने लगते हैं, यानी रैंडम मोशन करने लगते हैं, इधर उधर गति करने लगेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे बीच में यहाँ पर क्या है, बीच बीच में नाभिक है, तो ये क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन नाभिकों से टकराते रहते हैं और अपनी दिशा हर क्षण बदलते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे अगर किसी भी धातु में सब सारे नाभिक हो जाएंगे, नाभिक क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु है, उसके बाह्य कक्षा से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे
तो वह धनायन बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। और इसी धनायनों के बीच में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह गति करते रहते हैं। गति कैसा होगा, तो जिग जैग मोशन होगा इनका, यानी यादृच्छिक गति होगी, अनियमित गति होगी। यानी अगर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई निकला और अपनी उष्मा के कारण, यानी अपने गतिज ऊर्जा के कारण कहाँ पर पहुँचेगा, मान लो यहाँ से पहुँच गया, यहाँ पर जाएगा, टकराएगा, फिर से इसकी दिशा बदल जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर ये टकराएगा, फिर से इसकी दिशा बदलेगी, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, फिर से टकराएगा, फिर से इसकी दिशा बदलेगी, और यहाँ से हो सकता है कि यह कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे। इसी तरह से बार बार इसकी दिशा बदलती रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन अपने धातु के परिसीमा में ऐसे ऐसे मतलब यादृच्छिक गति करते रहते हैं। लेकिन यह इनकी दिशा इस प्रकार होती है कि जो इनका औसत वेग होता है वह शून्य के बराबर होता है। यानी उसमें वेग का जो औसत वेग होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर यू बार इक्वल टू हो जाएगा 0, और यू बार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी कण होंगे, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी को जोड़कर, यानी सिग्मा यू आई अपान जितने भी यहाँ पर कण होंगे उससे भाग दे देंगे, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उससे अगर भाग दे देंगे तो ये 0 के बराबर ही आएगा। 0 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गत करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी गत करेंगे। या एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो जितना वह आगे जाएगा उतना ही पीछे भी जा सकता है, जितना दाएं जाएगा उतना ही वह बाएं भी जा सकता है। यानी इसका जो नेट स्थानांतरण होता है, जो परिणामी स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, वह शून्य के बराबर होता है। यानी गति तो बहुत करते हैं लेकिन किसी भी दिशा में प्रतिस्थापित नहीं होते, शिफ्ट नहीं होते हैं। इसीलिए इनका जो औसत वेग होता है, औसत ऊष्मीय वेग होता है, वह हमेशा शून्य के बराबर होता है। कब, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यानी अगर विद्युत क्षेत्र चालक पर आरोपित नहीं किया गया है, विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है, तब तक तो इनका मोशन तो होगा, लेकिन मोशन इस प्रकार होगा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, यानी इसका कोई नेट विस्थापन नहीं होगा। नेट विस्थापन न होने की वजह से इसका जो ऊष्मीय वेग होगा वह 0 के बराबर माना जाएगा। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आगे दिया गया है माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसको समझ लिया जाए। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई धनायन है, यहाँ पर भी कोई धनायन है, इसी तरह से बहुत सारे धनायन हैं। अब यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जब इसमें यादृच्छिक गति करेंगे तो इन धनायनों के बीच ही गति करेंगे, और धनायनों के बीच गति करने के कारण यह हमेशा एक समान वेग से गतिमान नहीं रह सकते हैं और एक ही दिशा में गतिमान नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार इनका आयनों से, धनायनों से टक्कर होता रहेगा और टक्कर होने के कारण इनकी दिशा बदलती रहेगी। तो यहाँ पर जो एक मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इससे टकराया और फिर उसके बाद से इससे टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच में जो दूरी होती है उसी को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हो गया क्लियर। जो भी यहाँ पर दूरी होगी, यानी दो टक्करों के बीच में जो भी दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। माध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब माध्य मुक्त पथ याद करते हैं तो जितने भी टक्कर होते हैं उन सभी दूरियों को देखकर, मतलब सभी दूरियों की गणना करके उसमें जितने भी टक्कर हुए रहते हैं उससे भाग दे देते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टक्कर के बारे में इसमें बात नहीं की जाती है, इसमें जितने भी टक्कर होंगे उन्हीं का औसत ज्ञात किया जाता है। और चूंकि मुक्त इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन दोनों टक्करों के बीच में कोई दूसरा टक्कर नहीं हुआ है। यानी इस अवस्था में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन थे वो बिल्कुल क्या थे, फ्री थे। उसके बाद से ये चूंकि पथ है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो चूंकि ये जो रास्ते की लंबाई होगी, यानी दो टक्करों के बीच में जो रास्ते की लंबाई होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसको जो माध्य मुक्त पथ होता है उसको हम दर्शाते हैं किससे, इसको हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, लैम्डा से दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है श्रांति काल। तो यहाँ पर जो हम लोग श्रांति काल देख रहे हैं, श्रांति काल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी जितने देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहेगा उतना ही टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रांति काल बोलेंगे। यानी जितना देर तक कोई टक्कर नहीं होगा उसी समय को हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि आयनों के बीच टकराते रहते हैं और अपनी दिशा को बदलते रहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी समय लगेगा, यानी दो टक्करों के बीच में जितना भी समय लगेगा उसी को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनके बीच में कोई टक्कर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम रिलैक्स है। जो इलेक्ट्रॉन है दो टक्करों के बीच में एकदम क्या होता है, रिलैक्स होते हैं, और इसलिए इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। अब हम लोग परिभाषा की अगर बात करें तो क्या बोला गया है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। यानी जो भी दो टक्कर होगा
उन दोनों टकरों के बीच का मतलब इसके बीच में जितना भी समय लगेगा उसी समय अंतराल को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। हो गया क्लियर। चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, इसको दर्शाते हैं हम लोग टाउ से। किससे दर्शाएंगे, टाउ से दर्शाते हैं। श्रांति काल को दर्शाया जाता है टाउ से। अगला चीज है अनुगमन वेग। अगला टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, धनायनों के बीच में जिग जैग मोशन करते रहते हैं, यानी ब्राउनियन गति करते रहते हैं, विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, नाभिकों से टकराते रहते हैं, आयनों से टकराते रहते हैं और अपनी दिशा को बदलते रहते हैं। लेकिन जो इनका नेट विस्थापन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी इसमें कोई उसमें वेग का अगर हम मान ज्ञात करें तो हमेशा उसमें वेग का मान शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं लेकिन किसी भी एक निश्चित दिशा में ये आगे नहीं बढ़ते हैं। इधर उधर गति करेंगे लेकिन किसी निश्चित दिशा में ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग चालकों के बीच में क्या कर दें, चालकों के बीच में अगर हम लोग विभवांतर आरोपित कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित कर दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित कर दे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब भी ब्राउनियन गति करेंगे। ऐसा नहीं कि ब्राउनियन गति छोड़ देंगे। यानी यहाँ पर जो अनियमित गति पहले कर रहे थे वो तो अभी भी करेंगे, लेकिन वह अनियमित गति करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ऐसे 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 आगे, मतलब ब्राउनियन मोशन भी करेंगे और ये थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ते रहेंगे। हो गया क्लियर। चलिए तो इसी वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अगर हम लोग इसको सही से बोलें तो क्या बोलेंगे कि जब भी किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर आरोपित किया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यादृच्छिक गति के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ने लगते हैं, और जिस वेग से आगे बढ़ेंगे उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को हम लोग दर्शाते हैं VD से। किससे दर्शाएंगे, VD से दर्शाएंगे। हो गया क्लियर। तो देखिए जब तक हम लोग उसमें वेग की बात करते हैं तो उसमें वेग में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। स्थानांतरण होगा मतलब ये मोशन में तो रहेंगे, गति में तो रहेंगे, लेकिन किसी एक निश्चित दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग विभवांतर आरोपित कर देते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यादृच्छिक गति भी करते हैं और एक नियत वेग से, ठीक है ना, एक निश्चित वेग से ही आगे भी बढ़ते रहते हैं। हो गया क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या देखना है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखना है। अगर हम लोग को अनुगमन वेग ज्ञात हो तो हम लोग को विद्युत धारा कैसे ज्ञात करना होता है वह समझना है। तो मान लेते हैं कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लिया जाए, स्मॉल n मान लो। कितना है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और जो अनुगमन वेग है वह VD के बराबर है। कितना है, VD के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेंगे कि एकांक समय में आवेश कितना प्रवाहित होता है। अगर हम लोग को विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे कि यहाँ पर एकांक समय में इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो रहे हैं अगर यह ज्ञात करना हो तो हम लोग को सबसे पहले तो आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यही पता है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो चूंकि हम लोग को पूरा आयतन देखना है तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एकांक समय में जो कोई इलेक्ट्रॉन है वह VD दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करेगा, VD दूरी तय करेगा। क्योंकि अगर हम लोग को नियत वेग दे दिया गया है, अनुगमन वेग दे दिया गया है, तो अनुगमन वेग होता क्या है, तो एकांक समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी होती है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि एकांक समय में चली गई दूरी कितनी है, VD है। और जो यहाँ पर जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए, यह मान लिया जाए कि यह A के बराबर है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग को आयतन बताना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। और आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तो आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कितना है, A के बराबर है, और लंबाई कितनी है, तो एकांक समय में जितना भी दूरी तय किया होगा इलेक्ट्रॉन उसी के बराबर हम लोग लंबाई लेंगे। यानी आयतन किसके बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू VD के बराबर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है उसका मान होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो अगर हम उसको सिर्फ इतना ज्ञात करना हो, बस ये जो ये वाला भाग दिख रहा है, अगर इसका आयतन ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल और गुणे लंबाई। लंबाई का मान कितना है, VD के बराबर है। तो आधार का क्षेत्रफल A हो गया और लंबाई कितनी हो गई, VD के बराबर हो गई। हो गया क्लियर, आयतन ज्ञात हो गया। अगर हम लोग को अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मान लेते हैं किसके बराबर है, या कैपिटल N के बराबर है। और कैपिटल N बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। क्या लिखेंगे, आयतन गुणे घनत्व लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
जो घनत्व है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो कितना है, स्मॉल के बराबर है। यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल के बराबर है, और आयतन यहाँ पर हम लोग को मिला है कितना, ए इंटू वी डी के बराबर हम लोग को आयतन मिल गया है। तो हो गया क्लियर। यानी अगर हम लोग इतना दूरी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो वह एन इंटू ए इंटू वी डी के बराबर होगा, यानी एन ए वी डी के बराबर होगा। अब अगर हम लोग को आवेश ज्ञात करना हो, अभी तक तो हम लोग यह ज्ञात कर चुके हैं कि एकांक समय में आवेश कितना प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होंगे, तो वह एन इंटू ए इंटू वी डी के बराबर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, गुजरेंगे। अब अगर हम लोग को आवेश का मान ज्ञात करना हो तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर हो जाएगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि आवेश बराबर होता है क्यू इजकल टू एन ई के बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर एन का मान हम लोग को मिला था एन ए वी डी, और ई यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, क्या कर देना है, इन सब का गुणा कर देना है, तो क्यू का मान मिल जाएगा। अब अगर हम लोग को टी समय में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करना हो, किस समय में, टी समय में, तो टी समय में प्रवाहित आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा Q इंटू टी। ये क्या था, अभी तक जो हम लोग आवेश ज्ञात किए हैं वह एकांक समय में प्रवाहित आवेश था। तो अगर एकांक समय में प्रवाहित आवेश का मान इतना है तो टी समय में प्रवाहित आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो यह Q इंटू टी के बराबर होगा। Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान हम लोग अभी ज्ञात किए थे एन, और यहाँ पर जो ई था उसको आगे कर लिया जाए तो एन ई ए वी डी के बराबर इतना हो गया, Q का मान हो गया, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा टी, यानी टी समय में जो प्रवाहित आवेश होगा वह क्यू टी यानी ये वी डी इंटू टी के बराबर आवेश का मान हो जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग को धारा का मान ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पर जो आवेश का मान है उसको हम लोग कैपिटल क्यू ले लेते हैं, टी समय में प्रवाहित आवेश का मान हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल क्यू मान लेंगे, तो कैपिटल क्यू का मान इतना आ गया। अब अगर हम लोग को धारा का मान ज्ञात करना हो तो धारा बराबर होता है क्यू अपॉन टी, कितना होगा, क्यू अपॉन टी के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को आई का मान लिखना हो तो यहाँ पर क्यू का मान मिला था एन ई ए वी डी इंटू टी, और उसमें भाग दे देना है टी से, किससे भाग दे देंगे, टी से, तो टी से टी कट गया। अब यदि हम लोग को आई का मान लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई इजकल टू एन ई ए वी डी, आई बराबर क्या होगा, एन ई ए वी डी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा का जो मान है वह अनुगमन वेग के पद में ज्ञात कर चुके हैं। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि एक तांबे के तार में, क्या है, एक तांबे के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी यहाँ पर हम लोग को धारा का मान पहले से ज्ञात है। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8.0 गुणे 10/22 है। चलिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या ज्ञात है, पहले वो लिख लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग को आई का मान ज्ञात है, क्या ज्ञात है, आई का मान दे दिया गया, आई का मान है कितना, 1 एम्पियर है, आई का मान 1 एम्पियर है। उसके बाद से जो क्षेत्रफल दिया गया है अनुप्रस्थ काट का वह किसके बराबर है, उसका मान दे दिया गया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ए का मान है। इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01, और सेंटीमीटर के स्थान पर अगर हम लोग मीटर लिखते हैं तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, कितना होगा, 10⁻² मीटर होगा। इस पर स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, और ये हो जाएगा 0.01, और यहाँ पर चूँकि स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको अगर हम लोग मानक रूप में लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा यह 1.0 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर ए का मान मिल गया, और इसका मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इसमें है, यह मीटर स्क्वायर में है। और क्या दिया गया है कि इसमें दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 गुणे 10/22 के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो यन का मान है वह किसके बराबर है, स्मॉल यन का मान दे दिया गया है 8.0 गुणे 10/22, और किस मात्रक में है, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। किस में है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हम लोग को प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस मात्रा को चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो हो जाएगा यह 8.0
8.0 गुणे 10/22 और यहाँ पर प्रति हो जाएगा कितना, 1 मिनट, इसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। कितना होगा, 10⁻² मीटर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्यूब था तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे। कितना हो जाएगा यह, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 गुणे 10/22 और गुणे ये 10⁻6 मिलेगा नीचे से, लेकिन जब यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 + 6 होगा। कितना होगा, +6 होगा। नीचे है तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये हो गया प्रति मीटर क्यूब। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 8 गुणे 10/22 था और 6, ये हो जाएगा 28 प्रति मीटर क्यूब। अभी तो हम लोग जितने भी आंकड़े थे उसको सही कर रहे थे, यानी SI पद्धति में बदल रहे थे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे हम लोग को अनुगमन वेग का मान ज्ञात करना है। तो अनुगमन वेग का मान ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे कि I होता है NEA VD। कितना होगा, I NEA VD। अब यहाँ से अगर हम लोग को VD का मान ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, VD बराबर हो जाएगा I/NEA। क्या हो जाएगा, I/NEA। चलिए मान रखते हैं, I का मान कितना दिया गया था, I का मान था 1 एम्पियर के बराबर। किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग I के स्थान पर लिखेंगे 1। उसके बाद से N का मान कितना है, N का मान दे दिया गया है, अभी हम लोग याद किए हैं 8 गुणे 10/28 के बराबर है। उसके बाद से फिर से हम लोग को क्या चाहिए, ई का मान चाहिए। ई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर होता है। उसके बाद से ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान हम लोग को ज्ञात था, कितना है, यह है 1 गुणे 10⁻⁻6 के बराबर। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर VD का मान जो होगा, जो VD का मान होगा हो जाएगा 1/, यहाँ पर कितना है 1.6 है, 106 नहीं है 1.6 है। तो अगर हम लोग 16 और 8 का गुणा कर दे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 128 के बराबर। किसके बराबर होगा, 128 के बराबर होगा। चलिए 128 हो गया, लेकिन दशमलव यहाँ पर एक अंक बाद था तो लगा देंगे यहाँ पर 12.8। यहाँ पर क्या लिखना है, 12.8 लिख देंगे। क्योंकि 10/28 है, यहाँ पर -19 है और यहाँ पर -6 है। कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10/3 बचेगा। कैसे 3 बचेगा, तो -19 है और -6 है। कितना हो जाएगा, ये -25 हो जाएंगे। -25 और यहाँ पर +28, कितना हो जाएगा, 10/3 बचेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग को VD का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 1 में 12.8 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज करूँगा। क्या करेंगे, क्या करना है हम लोग को, 1 में भाग देना है 12.8 से। क्या करना है, 1 में भाग देना है 12.8 से। कितना रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 0.078। बाकी अंकों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, 0.078। और यहाँ पर जो 10⁻³ था उसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻3। और इसको मानक रूप में बदलना हो तो दशमलव को यहाँ पर लाना पड़ेगा, और यहाँ पर जब लाएंगे तो इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1 मिनट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मानक रूप में लिख रहे हैं। तो जब मानक रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7.8 × 10⁻³ था, और यहाँ से भी 2 नेगेटिव मिल गए, नेगेटिव पावर मिल गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻2, और यह हो जाएगा किसके बराबर, क्योंकि अनुगमन वेग है तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे दिया है विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग में संबंध। हम लोग क्या करना है, विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि किसी भी चालक में कई कण हैं, कई मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और उन सभी का वेग U1 है, U2 है, U3 है, इसी तरह से लास्ट में UN तक है। क्या क्या वेग है इनका, जो उसमें वेग है वो किसके बराबर है, वो बराबर है U1 U2 U3, इसी तरह से कहाँ तक, UN तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वेगों का
जितने भी उसमें वेग हैं उनका औसत ज्ञात करेंगे। औसत इनका कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इनका औसत ज्ञात करें तो हो जाएगा या यू बार इजकल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस, कहाँ तक लिखना है, UN तक लिखना है। क्या लिखेंगे, UN तक लिखेंगे। और इसमें भाग दे देंगे किससे, n से। और इसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है इस चालक के सिरों के बीच, तो ये अनुगमन वेग VD से गतिमान हो जाते हैं। VD से गतिमान कैसे होंगे, क्योंकि इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सब पर एक बल कार्य करेगा। और यह बल क्या करेगा, इनमें त्वरण उत्पन्न करेगा। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो इनका वेग जो होगा वह क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा उससे बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो U1 था, यह वाला जो कण है, यह वाला जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग मान लीजिए क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। उसी तरह से जो U2 था उसका वेग V2 हो जाता है, जिसका वेग U3 था उसका वेग V3 हो जाता है। इसी तरह से लास्ट में जिसका वेग UN था उसका वेग मान लेते हैं कि VN हो गया। तो अगर हम लोग को अगर औसत मान ज्ञात करना हो तो वही अनुगमन वेग के बराबर होगा। तो अगर हम लोग को अनुगमन वेग ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, VD बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और कहाँ तक लिखेंगे, लास्ट में VN तक लिखेंगे। और अपान हो गया ये n के बराबर। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। यानी जितने भी कणों के अंतिम वेग हैं उन सभी को जोड़कर अगर n से भाग दे दिया जाए तो जो औसत मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। अब V1 का मान अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, V1 का मान लिख सकते हैं प्रथम समीकरण से। जो हम लोग गत का प्रथम समीकरण पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा गया था कि जो V होता है वह U प्लस AT के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग त्वरण अल्फा मानते हैं तो V1 के स्थान पर लिख सकते हैं U1 प्लस अल्फा इंटू टाउ। टाउ समय सबको श्रांति काल के बराबर ही मिलेगी, यानी दो टकरों के बीच में जितना भी समय होगा उतना ही में इनका हम लोग वेग बदल सकते हैं। फिर से टकराने के बाद से इनका वेग अलग हो जाएगा और फिर से इसके वेग को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग V1 का स्थान पर यह लिख सकते हैं तो V2 का स्थान पर क्या लिखेंगे, V2 का स्थान पर लिख सकते हैं U2, क्या लिखना है, U2 प्लस अल्फा टाउ। फिर उसके बाद से इसी तरह से अगले वाले के लिए क्या लिखेंगे, U3 प्लस अल्फा टाउ। और ऐसे ही हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखना होगा UN प्लस अल्फा टाउ, और सभी को n से भाग दे देंगे। चूंकि औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, इसलिए n से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब जितने भी ब्रैकेट में पद दिख रहे हैं उन सबको हम लोग अलग कर देंगे। अलग कैसे करना है, तो जितने भी U1 वाले हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, यानी जो उसमें वेग था उन सबको पहले हम लोग एक में लिखेंगे। तो यहाँ पर मिला है U1, इस यहाँ पर मिला U2, यहाँ पर मिला U3। तो चूंकि योग में है तो इन सभी को हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। तो अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस, कहाँ तक गए हैं, UN तक। कहाँ तक गए हैं, UN तक गए हैं। उसके बाद से सभी पदों में अल्फा टी मिला है, इसमें भी अल्फा टी, यहाँ पर भी अल्फा टी, यहाँ पर भी अल्फा टी, यानी n पदों तक अल्फा टी मिला है। तो अगर हम लोग एक ही चीज़ को अगर n बार जोड़ दें तो क्या हो जाता है, n से गुणा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग x को 4 बार जोड़ते हैं तो 4x हो जाता है। उसी तरह से अल्फा टी को अगर हम लोग n बार जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर होगा, n इंटू अल्फा टाउ के बराबर होगा। यहाँ पर टी नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे, अपान n। चूंकि n से हम लोग इसमें भी भाग दे सकते हैं और इसमें भी भाग दिया जा सकता है। तो n से अगर हम लोग इसमें भाग देते हैं तो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस, कहाँ तक, UN अपान n। अब यदि हम लोग n से इन दोनों में भाग दें, मतलब इस पद में भाग दें, तब किसके बराबर होगा, यह n से n कैंसिल हो जाएगा और यह अल्फा टाउ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, अल्फा टाउ के बराबर होगा। क्योंकि अभी हम लोग समीकरण 1 में देखे थे कि UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश UN अपान n का मान किसके बराबर होता है, यह 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कहाँ से, समीकरण 1 से। हम लोग समीकरण 1 में ही देखे थे कि इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब 0 के बराबर होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 का मान रख देंगे। और बाकी क्या बचा है, बाकी यहाँ पर अगला पद जो बचा है वह अल्फा टाउ के बराबर है, प्लस अल्फा टाउ। ये किसका मान है, यह VD का मान है। तब यहाँ पर हम लोग VD बराबर क्या लिख सकते हैं, VD बराबर लिख सकते हैं अल्फा इंटू टाउ। क्या होगा, अल्फा इंटू टाउ के बराबर होगा। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है, त्वरण है। अल्फा क्या है,
त्वरण है। अगर हम लोग को त्वरण का मान ज्ञात करना हो तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उससे जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है एफ अपान एम के बराबर। किसके बराबर होगा? एफ अपान एम के बराबर होगा। यहाँ पर एफ बल है और एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ का मान लिख सकते हैं क्यू इंटू ई। क्या लिखेंगे? क्यू इंटू ई, यानी आवेश और इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको हम लोग ई मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मॉल ई। तो बल के स्थान पर लिख सकते हैं स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है और जो कैपिटल ई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एम। इस मान को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए इसको। तो अगर समीकरण 1 में रख देंगे तब जो वी का मान होगा वो किसके बराबर होगा? अब यहाँ पर वी का मान हो जाएगा वी बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान एम, और यहाँ पर हो गया इंटू टाउ। वी बराबर क्या होगा? स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ के बराबर हम लोग अनुगमन वेग प्राप्त कर चुके हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अगर इसी को हम लोग अगर विभवांतर के पद में व्यक्त करना चाहते हैं तो भी आसान है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो v होता है वह ई इंटू एल के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो ई का मान होता है वह v अपान एल के बराबर होता है। ई बराबर क्या होगा? v अपान एल। अब इसी मान को अगर हम लोग इसमें रख दें, किसमें? समीकरण नंबर 3 में। हाँ, यहाँ पर समीकरण 1 में नहीं रखना था, समीकरण 2 में रखना था। अगर हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख दें, इसको क्या मान लिया? समीकरण 3 मान लिए हैं। अगर इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं तब लास्ट में जो वी का मान होगा वो हो जाएगा ई, और वी के स्थान पर क्या लिखना है? वी अपान एल लिखना है। तो जो यल होगा वो नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा ई वी अपान एम एल और इंटू टाउ। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से हम लोग अनुगमन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पद में भी और चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के पद में भी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरे डेरिवेशन को देख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया गया? सबसे पहले औसत वेग ज्ञात कर लिया गया किसका? उष्मी वेग का। और उष्मी वेग का औसत वेग होता है 0 के बराबर। अब अगर हम लोग को अनुगमन वेग का मान ज्ञात करना है, वी का मान ज्ञात करना है, तो जो सभी का अंतिम वेग होगा टाउ समय में, यानी क्रांतिकाल समय में जो अंतिम समय होगा उन सभी को जोड़कर क्या करेंगे? यन से भाग दे देंगे, यानी इसका औसत ज्ञात कर लेंगे तो वी का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जो v1 का मान है उसको लिख सकते हैं u1 प्लस अल्फा इंटू टाउ। इसी तरह से v2 के स्थान पर लिख सकते हैं u2 प्लस अल्फा इंटू टाउ। इसी तरह से सभी पदों को लिख देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। अब क्या किए हैं कि जो इसमें u1 था, इसमें u2 था, इसमें u3 था, इन सभी को इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद से मिला हम लोग को u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इसी तरह से कहाँ तक? un तक। इन सबको इकट्ठा करके जोड़ लिए। उसी तरह से अगर हम लोग सभी पदों में देख रहे हैं कि सब में अल्फा टाउ है, इसमें भी अल्फा टाउ, इसमें भी अल्फा टाउ, इसमें भी अल्फा टाउ, यानी जितने भी n पद हैं उन सभी में अल्फा टाउ है। तो अगर इन सभी अल्फा टाउ को जोड़ दिया जाए तो ये n अल्फा टाउ के बराबर हो जाएंगे। अब अपान हो गया n। अब इस n से हम लोग इसमें भी भाग देंगे, यानी जो यहाँ पर u1 वाला था, u2 वाला था, इसमें भी n से भाग देंगे और इसमें भी n से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर n से n कट गया, बचा अल्फा टाउ। और चूंकि हम लोग जानते हैं समीकरण 1 से कि इसका मान, यानी जो उष्मी वेग का औसत होता है उसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो वी का मान हो जाएगा अल्फा टाउ के बराबर। किसके बराबर होगा? अल्फा टाउ के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बना दिए समीकरण नंबर 2। अब आगे हम लोग को अल्फा का मान रखना है। अल्फा का मान रखने के लिए जानते हैं कि बल बट्टा द्रव्यमान होता है। अल्फा बराबर क्या होता है? बल बट्टा द्रव्यमान। बल का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ई इंटू ई के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बल बराबर होता है क्यू इंटू ई। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग स्मॉल ई मानते हैं, तो क्यू के स्थान पर स्मॉल ई लिखे हैं इंटू ई और अपान एम। इस मान को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में जब अल्फा का मान रखेंगे तो हम लोग को वी का मान मिलेगा स्मॉल ई इंटू ई अपान एम और इंटू टाउ। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसी तरह से अगर हम लोग ई के स्थान पर वी अपान एल लिख दें तब वी का मान मिल जाएगा ए वी अपान एम एल और इंटू टाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गतिशीलता। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अनुगमन वेग पढ़े थे। अब क्या पढ़ना है? गतिशीलता पढ़ना है। तो गतिशीलता के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता है। यानी अगर हम लोग गतिशीलता ज्ञात करना चाहते हैं तो गतिशीलता को दर्शाते हैं म्यू से, और म्यू बराबर हो जाएगा वी डी अपान ई। किसके बराबर होगा? वी डी अपान ई। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि एकांक विद्युत क्षेत्र में, अपान के नीचे ई है, इसका मतलब क्या हुआ? एकांक।
और एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशवाहक का, आवेशवाहक कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कोटर भी हो सकते हैं, कोटर हम लोग को अर्धचालक में पढ़ाया जाएगा, तो कोटर हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक में, तो कोटर भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। तो मतलब जो भी आवेशवाहक होंगे उसके अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहेंगे। किसमें? एकांक विद्युत क्षेत्र में। एकांक विद्युत क्षेत्र में जो भी अनुगमन वेग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशीलता कहते हैं। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक में दिया गया है ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो ओम का नियम बहुत ही सिंपल है और इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और ओम का नियम नहीं जानते हैं तो बहुत बुरी बात है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओम के नियम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नियत ताप तथा दाब पर, क्योंकि अगर नियत ताप और दाब नहीं रहेगा तो जो ओम का नियम होगा वह लागू नहीं होगा। तो क्या बोला गया है कि नियत ताप तथा दाब पर किसी चालक में उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर ताप और दाब को नियत रखा जाए, उसकी लंबाई और चौड़ाई करें, जितने भी फिजिकल इसके क्वांटिटीज हैं उनको अगर नियत रखा जाए तो जो उसमें धारा होती है वह उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ाएंगे, जितना ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना ही धारा का मान बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ती जाएगी। हो गया क्लियर? चलिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं हम लोग v प्रोपोर्शनल टू आई। क्या होगा यह? v प्रोपोर्शनल टू आई के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो विभवांतर होगा, यहाँ पर जो विद्युत धारा का मान होगा वह चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है? आर आता है। क्या आएगा? आर आएगा। तो v बराबर हो जाएगा आर इंटू आई। क्या होगा? आर इंटू आई के बराबर v का मान हो जाएगा। और जो यहाँ पर आर आता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? आर को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं इसको, विद्युत प्रतिरोध। अगर हम लोग को विद्युत प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा? v अपान आई। क्या होगा? आर इक्वल टू हो जाएगा v अपान आई के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि जो vd का मान होता है यानी जो अनुगमन वेग होता है वो किसके बराबर होगा? ये हो जाता है अल्फा इंटू टाउ के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू टाउ। जहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा त्वरण है और जो टाउ है वो श्रांति काल है। अब हम लोग यहाँ पर अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं अल्फा बराबर होता है बल बट्टा द्रव्यमान, यानी जो त्वरण होता है वह बल और द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर बल का मान ज्ञात करना हो तो चूंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पर बल देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ई के बराबर होता है और जो विद्युत क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई के बराबर। यानी जो यहाँ पर बल का मान होगा वह क्यू ई के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना है इसलिए क्यू के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ई, स्मॉल ई लिखेंगे, जो कि एक यूनिट आवेश के बराबर है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। उसके बाद से यह एम है, एम क्या है? एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इस मान को, यानी जो अल्फा का मान है उसको हम लोग रखेंगे इसमें, यहाँ पर। तो जो vd का मान होगा, vd का मान हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ। इतना हो गया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो आई का मान होता है, पहले हम लोग जो डेरिवेशन किए थे उसमें देखे थे कि जो आई का मान होता है यानी जो विद्युत धारा का मान होता है वो किसके बराबर होगा? यह बराबर हो जाता है एन ई ए vd के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? एन ई ए vd के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग vd का मान ज्ञात करते हैं तो vd बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपान एन ई ए। इतना हो गया। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो इसमें बायां पक्ष बराबर है, यह भी vd का ही मान है और यह भी vd का ही मान है। अब दोनों की अगर तुलना करेंगे तो इसमें दायां पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ इक्वल टू आई अपान एन ई ए। ये हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो ई का मान होता है वह v अपान एल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? ई बराबर होता है v अपान एल। मान रख दिया जाए इसका। जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा स्मॉल ई, v अपान एल है तो v लिख दिए, एल को नीचे लिखेंगे,
ये हो गया ml इंटू टाउ इक्वल टू आई अपान एन ई ए, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को v अपान आई का मान ज्ञात करना है, चूँकि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है v और i का। या ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, v को इधर छोड़कर बाकी सारे पदों को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से जो v का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल, यहाँ पर l है, ml है, ml को हम लोग भेज देंगे ऊपर, ml हो गया। उसके बाद से जो यहाँ पर e है इसको भेजेंगे नीचे, तो n पहले से था ही, e में e का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा e स्क्वायर इंटू ए, और जो टाउ है वो ऊपर था इधर आके नीचे हो जाएगा, और इंटू ए हो गया आई। ये किसके बराबर होगा, यह आई के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो m है यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है, जो लंबाई होगी चालक की वो भी कांस्टेंट होगी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येकांक आयतन में वो भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो भी कांस्टेंट है। अगर किसी चालक की बात करें तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत ही होगा, और समान ताप पर जो टाउ का मान होगा यानी जो क्रांति काल होगा वह भी कांस्टेंट ही होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा कांस्टेंट होगा। और इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिखें तो हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू आई, और यही क्या है, यही ओम का नियम है। या इसको हम लोग r मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू आर इंटू आई, जहाँ पर r का मान क्या मिला है, r बराबर हो गया है ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। r का मान क्या मिला, ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ के बराबर r का मान मिला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया विद्युत प्रतिरोध, क्या है, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लोग जो R का मान लिखते हैं वह होता है V अपान आई के बराबर। किसके बराबर होगा, R बराबर होता है V अपान आई। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो शाब्दिक अर्थ है उसको पहले समझ लेंगे। तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किसी चालक में आवेश वाहक के मार्ग में आने वाले अवरोधों को कहते हैं। जो भी रुकावटें होती हैं, बाधाएँ होती हैं आवेश वाहक के मार्ग में, जैसे यहाँ पर अगर चालक की हम लोग बात करें तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को या अवरोधों को प्रतिरोध कहा जाता है। हो गया क्लियर। अगर हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहें तो v अपान आई के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक में आरोपित विभवांतर, उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोलेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध करते हैं। हो गया क्लियर। अब इससे अगर हम लोग को इसका मात्रक ज्ञात करना हो तो मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, R का मात्रक बराबर हो जाएगा V का मात्रक और बट्टा I का मात्रक। क्या होगा, V का मात्रक बट्टा I का मात्रक। V का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होगा, V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और I का मात्रक क्या होगा, I का मात्रक होता है एम्पियर। ये हो गया एम्पियर, यानी इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को हम लोग एक छोटा नाम दे देते हैं, क्या नाम है इसका, ओम है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओम, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम के बराबर होता है। इसको हम लोग ओमेगा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हो गया क्लियर। इसी तरह से अगर बीमा ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके बीमा भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक के प्रतिरोध को अगर प्रभावित करने वाले कारक देखना है तो सबसे पहले तो जो हम लोग R का मान ज्ञात किए थे उसको लिखेंगे। इसी के रेफरेंस से हम लोग सभी कारकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो R बराबर देखा गया था ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। क्या था, R इजकल टू ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब यहाँ पर अगर हम लोग पहला फैक्टर देखें इसमें, तो जो R होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बदल नहीं सकता है, बदलेगा क्या, चालक की लंबाई बदलेगी। तो जो चालक की लंबाई है वह न्यूमरेटर में है, अंश में है, इसलिए इसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो प्रतिरोध होगा वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितना ही हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। या ऐसे भी समझे अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चालक है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसके मार्ग में जो रुकावटें आती है उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। अगर हम चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो जो रुकावटें होंगी वो भी और बढ़ जाएंगी, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जो n है वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक के लिए नियत होती है समान ताप पर। यहाँ पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का वो भी नहीं बदल सकता है,
तो हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पर। तो चूँकि यह हर में है तो इसलिए लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग क्षेत्रफल इसका बढ़ा दें तो जो प्रतिरोध होगा वह घट जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको चौड़ा कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के लिए और चौड़ा मार्ग मिल जाएगा और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन इस सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेंगे, यानी जो इसकी चालकता होगी वह बढ़ जाएगी। जब चालकता बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध है वह घट गया। तो जब हम लोग ए का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, यानी जब हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध का मान होगा वह पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है कि जो आर है वह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाउ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध है वह श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी श्रांति काल का मान जितना ही बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध का मान कम होगा। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि जो श्रांति काल होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होता है परम ताप के, यानी जितना ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी वेग बढ़ेगा, और जितना ही वेग बढ़ेगा उतना ही दो टक्करों के बीच का जो समय होगा यानी जो श्रांति काल होगा वह घटेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो आर प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के, जो टाउ है वह प्रोपोर्शनल है 1/टी के। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो आर होगा वह प्रोपोर्शनल होगा टी के, यानी जितना ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। हो गया क्लियर? यानी जो चालक का प्रतिरोध होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जो ताप होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत चालकता। तो जो विद्युत चालकता होता है वो क्या होता है? वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। और इसको लिखना हो तो हम लोग इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, और जी बराबर हो जाएगा 1/R, क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि जो चालकता होता है वह विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। हो गया क्लियर? यानी प्रतिरोध किसी वस्तु का जितना ही अधिक होगा उतना ही चालकता कम होगी, और जितना ही प्रतिरोध कम होगा उतना ही चालकता अधिक होगी। चलिए इसी से अगर हम लोग को मात्रक ज्ञात करना हो तो मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। जी का मात्रक लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जी का मात्रक हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा, जैसे आर का मात्रक क्या है? ओम है, तो चूंकि अब व्युत्क्रम के बराबर है यानी जो जी है वह आर के व्युत्क्रम के बराबर है, तो जो मात्रक होगा वो भी ओम के व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या प्रति ओम भी बोल सकते हैं। या चूंकि हम जानते हैं कि जो ओम होता है उसको लिखते हैं हम लोग OHM। क्या लिखते हैं? OHM। और चूंकि यहाँ पर उल्टे की बात चल रही है, यानी जो जी होता है वह आर के उल्टा होता है, तो इसका भी अगर उल्टा किया जाए तो क्या हो जाएगा? यह MHO हो जाएगा। या इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं महो। क्या बोलेंगे? महो बोलेंगे। आर का मात्रक ओम, तो जी का मात्रक हो जाएगा महो। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग साइमन भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? साइमन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से दिया है विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शाएंगे ई से, और जो धारा घनत्व होता है उसको दर्शाते हैं जे से। तो जो E/J का अनुपात होता है उसी को हम लोग चालक की प्रतिरोधकता बोलते हैं, और इसको हम दर्शाते हैं रो से, यानी रो इक्वल टू हो जाएगा E/J। हो गया क्लियर? तो जो रो होगा वह ई और जे के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले कि जो आर होता है वह वी और आई के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन जो यहाँ पर रो है वह E/J के बराबर है, यानी विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। अब अगर इन दोनों का मान रखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो ई होता है, ई किसके बराबर होगा? वह V/L के बराबर होता है, जहाँ पर V क्या है? विभवांतर है, और L चालक की लंबाई है। और हम लोग देखते हैं कि जो जे होता है, जे किसके बराबर होगा? तो वह I/A के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? I/A के बराबर होगा। तो अगर इन दोनों मानों को रख दिया जाए इसमें, तो रो का जो मान होगा वो हो जाएगा V/L, और अपान नीचे हो जाएगा जे के स्थान पर लिखेंगे I/A। क्या लिखा जाएगा? I/A। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल टू V/I, और जो ए होगा वो ऊपर चला जाएगा और एल नीचे रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा A/L। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो V/I का मान है वो कितना है? वो आर के बराबर है। इस तरह से हम ले सकते हैं कि जो रो होगा वो हो जाएगा R इंटू A/L के बराबर। क्या होगा? रो जो होगा वह R इंटू A/L के बराबर होगा।
या ऐसे ही अगर हम लोग को आर का मान ज्ञात करना है तो आर का मान ज्ञात करना है तो एल को उधर भेजेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा और जो ए है वह ऊपर से नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए। यानी अगर हम लोग को आर का मान लिखना हो तो हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रतिशत क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध कितना होगा। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग को आर का मान ज्ञात करना है तो आर बराबर अभी भी देखे थे कि होता है रो इंटू एल अपान ए के बराबर होता है। रो का मान पहले ही दे दिया है, कितना है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान दे दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब चूंकि इसको हम लोग पहले एसआई पद्धति में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 तो होगा ही, माइक्रो की जगह पर क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ओम तो रहेगा ही। उसके बाद से जो सेंटीमीटर है उसको बदलेंगे मीटर में, इसको अगर मीटर में बदलते हैं सेंटीमीटर को तो हो जाता है 10⁻2 मीटर। अब क्या करना है, अगर सबको सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ पर 10/2 है, यहाँ पर -2 है, 0 हो गए, कितना बचा 10⁻6 ओम मीटर होगा, 10⁻6 ओम मीटर हो गया। अब अगर हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है तो एल का मान भी चाहिए, एल का मान दे दिया कितना 8 मीटर है, एल का मान है 8 मीटर। फिर जो क्षेत्रफल दिया है उसका मान दे दिया गया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। उसके बाद से इस सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे मीटर में, तो 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻²। उसके बाद से फिर जो सेंटीमीटर है वहाँ पर लिखेंगे 10⁻² मीटर और इसका पूरा क्या होल स्क्वायर कर देंगे, या यहाँ पर हो जाएगा 10⁻² और 10 पर माइनस जो 2 है 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻, कितना होगा ये -4 हो जाएगा, -2 और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, इतना मीटर स्क्वायर होगा। इन दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 10 पर -6 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब चूंकि हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग मान रखें तो रो का मान दे दिया गया है कितना, रो का मान है 10 पर -6, कितना है 10⁻⁻6 है, इंटू एल का मान कितना है, एल का मान दे दिया गया है 8, और फिर जो ए का मान है, ए का मान दिया गया है 10⁻⁻6, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया और आर का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 8 ओम के बराबर, ये हो जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विशिष्ट चालकता। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध के वह क्या होता है ई और जे के अनुपात के बराबर होता है। तो जो विशिष्ट चालकता होगी वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या बोला गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो चूंकि हम लोग जो पढ़े थे, हाँ यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो विशिष्ट चालकता का पहले फार्मूला लिख देंगे, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। और चूंकि हम लोग रो का मान क्या पढ़े थे, रो बराबर पढ़े थे आर इंटू एल अपान ए। क्या पढ़ा गया था, आर इंटू एल अपान ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान रखें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/r इंटू एल अपान ए, या यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा का मान रखें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/r इंटू ए अपान यल के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग सिग्मा का मान प्रतिरोध के पद में भी लिख सकते हैं, या इसको अगर हम लोग ई के पद में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा इजकल टू 1/रो है और रो के स्थान पर हम लिख सकते हैं ई अपान जे। क्या लिखा जाएगा, ई अपान जे। पहले ही परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा का मान किसके बराबर होता है, रो का मान किसके बराबर होता है, तो ई अपान जे के बराबर होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो जे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो सिग्मा का मान होगा वो हो जाएगा जे अपान ई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, जे अपान ई के बराबर। अब यहाँ से अगर हम लोग ई के मान को उधर भेजते हैं तो जे बराबर क्या मिलेगा, जे बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, यानी जो धारा घनत्व होता है वह विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए।
प्रतिरोध कितना दे दिया गया है, 6 ओम दे दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है इतना, और जो लंबाई है उसका मान दे दिया गया है इतना। अब यहाँ से अगर हम लोग रो का मान ज्ञात करें तो रो बराबर होता है आर इंटू एल अपान ए। क्या होगा, आर इंटू ए अपान यल होगा, ये हो जाएगा आर इंटू ए अपान यल। अब यहाँ से अगर हम लोग सभी मानों को रख दें तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध दे दिया गया 6 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दे दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁹ और जो लंबाई है, लंबाई का मान दे दिया गया 0.30। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो कितना मिलेगा, अगर इसको हम लोग पूर्णांक बनाना चाहते हैं तो 10 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, 10 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 60 और नीचे हो जाएगा 3, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 10⁻⁹ या इसको लिख सकते हैं, अगर 3 से भाग देते हैं 60 में कितना होगा ये 20 गुणे, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁹ या इसको मानक रूप में लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, यहाँ पर एक पावर पॉजिटिव में मिला है तो यहाँ पर हो जाएगा -8। उसके बाद से अब हम लोग को ज्ञात करना है इसका विशिष्ट चालकता। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि जो विशिष्ट चालकता का मान होता है वह 1/ρ के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, या 1/ρ के बराबर होगा। अब इसका अगर हम लोग मान रखते हैं तो हो जाएगा यह 1/2 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद से अगर हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यह 0.5 इंटू 10⁻⁸ होगा। इसको अगर हम मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको इधर भेज देंगे और ये हो जाएगा फिर 5 × 10⁻⁻8 था, यहाँ पर हो जाएगा -9, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव हम लोग इधर खिसकाएंगे तो निगेटिव में पावर मिलेगा, तो सिग्मा का मान इसके बराबर हो जाएगा। जितना भी मात्रक इसका होता है वो लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे दिया गया ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध। क्या पढ़ना है हम लोग को, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ओम का नियम है वो क्या कहता है कि जो भी होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है आई के, यानी जो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर आरोपित किया जाता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो भी प्रतिरोध इस नियम का पालन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओमी प्रतिरोध। और जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन जो अनओमी प्रतिरोध होते हैं वह इसका पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जो जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं त्यों त्यों क्या होता जाएगा कि जो प्रतिरोध का मान होगा वह बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो कोई भी जो चालक होता है वह शुरू में तो ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन जो जो धारा का मान बढ़ती जाती है त्यों त्यों जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता जाता है और फिर यह थोड़ा सा मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ऐसे चालकों को या ऐसे प्रतिरोध को हम लोग अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करेगा उसको ओमी को बोलेंगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसको अनओमी प्रतिरोध बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। तो जो विद्युत ऊर्जा होता है वह किसी भी स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जो स्रोत होता है जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, ये सब जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो इन्हें कार्य करना पड़ता है। जब आवेश को प्रवाहित करेंगे तो इन्हें कार्य करना पड़ेगा, और जो ये कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है या ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि dq आवेश अगर प्रवाहित करना है किसी चालक में तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कार्य ज्ञात करेंगे dq आवेश प्रवाहित करने के लिए, dq आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dw, जो कार्य होगा किसके बराबर होगा, dw के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो कार्य होता है, चूंकि हम लोग जो पढ़े थे कि v बराबर होता है W/Q, तो यहाँ से अगर हम लोग को w का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, v इंटू dq के बराबर इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, dw बराबर v इंटू dq। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग dq का मान रखते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि जो I का मान होता है वो किसके बराबर होगा, ये हो जाता है dq/dt के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, I बराबर होता है dq/dt। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dq के स्थान पर लिखेंगे I इंटू dt। क्या हो जाएगा, dq के स्थान पर लिखेंगे I इंटू dt। तो यहाँ से जो dw का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू, यहाँ पर क्या लिखना है,
आई इंटू डी टी के बराबर। अब क्योंकि इसमें से v और i में से कोई भी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको w का मान ज्ञात करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। समय कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर t तक होगा। और अंदर लिख देंगे v इंटू आई इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ w का मान ज्ञात करने के लिए क्योंकि v और i को निकालना है बाहर, और इंटीग्रेशन करेंगे dt का, तो क्या होगा, ये t हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर t तक ही है। तो जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो t ही रहेगा, 0 लिमिट रखेंगे तो -0 होगा। यानी जो w का मान होगा वो v इंटू आई इंटू टी माइनस 0 के बराबर होगा। तो t में से 0 घटाएंगे t ही रहेगा, यानी जो w का मान है वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा v i और इंटू टी के बराबर हो गया। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होता है, यानी जो भी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, वह वी आई टी के बराबर होगा। यानी जो ई का मान होगा, ई बराबर हो जाएगा वी आई टी के बराबर। जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है या संचित होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसी समीकरण को हम लोग कई रूपों में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वी का मान है वो रखेंगे, क्योंकि हम लोग वी का मान क्या पढ़े हैं, अगर हम लोग आर के पद में लाना चाहते हैं इसको, तो v बराबर हम लोग पढ़े हैं आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर। अब इसको हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। अगर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो जो ई का मान होगा वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आई इंटू आर। जो यहाँ पर v का मान था उसके जगह पर लिख दिए आई इंटू आर, और पहले से भी यहाँ पर आई है, और इंटू ये हो जाएगा टी। अगर इन सबका गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। हो गया। चलिए अब इसको हम लोग अन्य रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वी आई टी है, यानी वी आई और टी के पद में था, यहाँ पर क्या हो गया, आई आर और टी के पद में हो गया। अब इसको अगर हम लोग ई और यानी जो आई है उसके और कौन सा चीज़ बचा है, अगर वी और आर के पद में व्यक्त करना चाहें तब क्या करेंगे, तब इसमें हम लोग आई का मान रख देंगे। क्या रखेंगे, आई इक्वल टू रख देंगे v अपान आर। क्या रखा जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा v अपान आर। इस मान को हम इसमें रखें अगर समीकरण नंबर 1 में, तभी का मान क्या मिलेगा, तभी का मान हो जाएगा v तो रहेगा ही, आई का स्थान पर लिखेंगे v अपान आर। क्या होगा, v अपान आर और इंटू टी। अब अगर v और v का गुणा कर दें तो e बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर और इंटू टी। तो इस तरह से हम लोग 3 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। पहला समीकरण जो है वह वी आई और टी में है, दूसरा समीकरण आई आर और टी में है, और तीसरा समीकरण वी आर और टी में है। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो इसमें क्या बोला गया, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी अगर हम लोग इसको सूत्र से लिखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, या E अपान टी के बराबर होगा। यानी एकांक समय में जो ऊर्जा व्यय होगी या मुक्त होगी उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग पहले वाले समीकरण से E का मान रखें तो P का मान क्या मिलेगा, अगर हम लोग E का मान वी आई टी रखते हैं, वी आई टी, तो नीचे वी आई टी अपान टी हो गया। या अगर हम लोग आई स्क्वायर आर टी रखते हैं तो नीचे टी रहेगा ही। उसके बाद से फिर से तीसरा समीकरण में क्या था, तीसरे समीकरण में था वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, और अपान यहाँ पर टी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग टी से टी काट दें, यहाँ पर भी टी से टी काट दें, फिर टी से टी काट दें, तो P बराबर क्या मिलेगा, P बराबर हो जाएगा एक मान हो जाएगा वी आई के बराबर हो जाएगा, दूसरा मान आई स्क्वायर आर के बराबर होगा, तीसरा मान वी स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग P का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो P का मात्रक होता है, चूँकि यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, P बराबर देखें हम लोग E अपान टी, तो जो P का मात्रक होगा वह हो जाएगा किसके बराबर, P का मात्रक हो जाएगा E के मात्रक। एक मिनट थोड़ा सा और इसको इधर खिसका लिया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P का मात्रक बराबर हो जाएगा E का मात्रक और बट्टा T का मात्रक। क्या होगा, E का मात्रक बट्टा T का मात्रक। E का मान कितना है, E का मात्रक क्या होता है, यह होता है जूल के बराबर। किसके बराबर होगा, जूल। और T का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी ये हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा P का, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे। यानी जो P का मात्रक होता है वह वाट के बराबर होता है। बीमा भी हम लोग ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, एक मिनट पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक।
तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युत ऊर्जा के लिए जूल पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे घरों में बिजली आती है उसको कुछ किसी अन्य मात्रक में मापा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिट। और एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एक यूनिट होता है वह बराबर होता है वाट गुणे घंटा के बराबर। यानी अगर एक वाट शक्ति वाला अगर कोई विद्युत संयंत्र 1 घंटा तक चलाया जाता है तो उसमें 1 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन अगर हम लोग इसको किलोवाट में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे तब, तो जो 1 यूनिट होगा वह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 वाट गुणे घंटा और बट्टा 1000, इतना हो गया। यानी इसको अगर हम लोग किलोवाट में लिखना चाहें, यानी जो 1 यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट गुणे घंटा के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट गुणे घंटा के बराबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किलो वाट गुणे घंटा। यानी अगर किसी भी यंत्र का विद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट के बराबर है और उसको 1 घंटा तक हम लोग चलाते हैं तो उसमें 1 यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। अब चूंकि यहाँ पर किलोवाट है, इसको अगर हम लोग वाट में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देना पड़ेगा। हो गया क्लियर। चलिए, अगर इसी में अगर हम लोग को दिन भी दे दिया गया हो, अगर दिन दिया गया हो तब क्या करेंगे, तब इसमें दिन से भी गुणा कर देंगे। यानी अगर हम लोग 1 यूनिट ज्ञात कर रहे हैं या यूनिटों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात करेंगे, अगर यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है तो किसके बराबर होगा, सबसे पहले देखेंगे कि जो विद्युत संयंत्र है उसका वाट कितना है, फिर उसके बाद से उसको कितने घंटा तक प्रतिदिन चलाया जाता है, और फिर महीने में कितने दिन इसको चलाया गया। तो अगर दिन भी दिया गया हो तो दिन से भी गुणा कर देते हैं और बट्टा हो जाता है 1000। ये तो हो गया। अब अगर हम लोग चाहें कि 1 यूनिट को जूल में परिवर्तित करें तब क्या करेंगे, तो 1 यूनिट को जूल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग जानते हैं, अभी देखे थे कि जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग अगर जूल में परिवर्तित करना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 10/3 वाट। कितना हो जाएगा, 10/3 वाट हो गया। और इसको घंटा को हम लोग बदलेंगे सेकेंड में तो हो जाएगा, सबसे पहले घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, फिर जब मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो फिर से हम लोग 60 से गुणा करेंगे। अब इन सबका अगर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा ये 3600 और यहाँ पर हो गया गुणे 10/3। कितना हो गया, 3600 गुणे 10/3। अब चूंकि दशमलव लास्ट में है, अगर इसको हम लोग 3 अंक इधर खिसका देते हैं तो कितना हो जाएगा, यह 3.6 इंटू 10⁻³ पहले से था, 3 यहाँ से मिल गया, कितना हो जाएगा 10⁻6 जूल के बराबर होगा। चूंकि ये पूरा जो मात्रक था वह वाट और इंटू सेकेंड में परिवर्तित हो गया, और वाट इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। हो गया क्लियर। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो हम लोग यूनिटों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा, जैसे कि हम लोग फार्मूला देखे थे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बट्टा 1000। वाट कितना दिया गया है, 5 किलोवाट है, तो 5 किलोवाट है तो सबसे पहले लिखेंगे 5 गुणे 10/3, किलो के लिए 10/3 से गुणा कर देते हैं। प्रतिदिन इसको 10 घंटे तक चलाया जाता है, कितना घंटा, 10 घंटा। उसके बाद से इसको 30 दिनों तक प्रयोग में लाया जाता है, तो 30 से भी गुणा कर देंगे, बट्टा ये हो जाएगा 1000। चूँकि यहाँ पर 10/3 है और यहाँ पर भी ये 1000 है, दोनों बराबर ही हैं, काट दिए। उसके बाद से जो भी बचा उसका गुणा करेंगे तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15, कितना हो गया 15, और यहाँ पर भी एक जीरो था, यहाँ पर भी एक जीरो है, तो ये हो जाएगा 1500 यूनिट के बराबर होगा यह। यानी एक महीने में 1500 यूनिट ऊर्जा व्यय होगी।